हमारे सभी प्यारे छात्रों को सबसे पहले सुबह का सुप्रभात। जैसा कि आज आपका सोमवार का दिन है, ये श्रावण मास का सेकंड सोमवार है, तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा जिन घरों में क्या, मैं सभी को मैं इस तरीके से प्रेरित करूँगा कि सब लोगों को सुबह उठ करके भगवान भोले के दरबार में जा करके अपनी अपनी मनोकामनाओं के माध्यम से उनकी पूजा पाठ अर्चना वगैरह जो भी अपना उपवास भी रखते हैं लोग कर सकते हैं। अब हम इसके आगे की जो चर्चा करेंगे तो हम अपने टॉपिक पर आने वाले हैं। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, बता रहा था, उसी के आगे मैं चर्चा करूँगा। जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया था कि सबसे पहले छात्र के पास कोई ना कोई क्या होती है, समस्या होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। तो जब समस्या होती है तो छात्र के पास उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करता है, उद्देश्य बनाता है, और उद्देश्य के बाद में फिर वो करता है क्या, शिक्षण कार्य करता है। और शिक्षण कार्य के अंत में क्या हम करते हैं, मूल्यांकन। ठीक है ना, मूल्यांकन करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है, फॉर्मल प्रक्रिया। कहने का मकसद ये हुआ मेरा कि छात्र की कोई ना कोई समस्या होती है, क्वेरी होती है, प्रश्न होते हैं। उन क्वेरी या उन प्रश्नों को लेकर के वो शिक्षक के पास जब जाता है तो शिक्षक सबसे पहले उनके उद्देश्य ऑब्जेक्ट बनाता है, और ऑब्जेक्टिव जब वो बना लेता है और उद्देश्य जब बना लेता है उसके बाद में वो क्या, शिक्षण कार्य करता है। और शिक्षण कार्य के अंत में जो होता है वो मूल्यांकन होता है। यानी मूल्यांकन का मतलब है हम उसका टेस्ट लेते हैं और उसका परीक्षण करते हैं, और उन टेस्ट परीक्षण के करने के बाद में ये पता करते हैं कि बात जो मैंने चीज़ें छात्र को बताई या छात्र को सिखाई, छात्र को समझाई, अगर उसको उस तरीके से समझ में आ गई, उन चीज़ों को, उन अर्थों को उन्होंने अगर समझ लिया तो शिक्षक के उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। और यदि उन कमियों को, उन दोषों को समझने के बाद में पता लगा कि अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को बदलाव करूँगा, कि उन चीज़ों को बताने का पुनः प्रयास करूँगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि ये जो परीक्षण है या टेस्ट है या मूल्यांकन है या किसी आकलन को जब करना होता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये हर क्षेत्र में ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम कहेंगे कि केवल ये हमारी शिक्षक प्रक्रिया के माध्यम से ही केवल मैं वहीं आप किसी का टेस्ट करता हूँ, परीक्षण करता हूँ। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी भी आप सेक्टर में हैं, तो आपको ये चीज़ें मूल्यांकन करना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में स्वमूल्यांकन भी करना चाहिए। ये टॉपिक भी है आपके यहाँ, स्वमूल्यांकन। उसके आगे मैं चर्चा करूँगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार करने के लिए, अपने चीज़ों को पता करने के लिए बीच बीच में अपने आप से स्वमूल्यांकन कर लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, सबसे पहले मैं इन चीज़ों में चर्चा जब कर रहा था तो उसी क्रम में ये मूल्यांकन का टॉपिक आया, तो इस पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने बताया आपको मूल्यांकन क्यों किया जाता है। जैसा कि मैं अब बता चुका हूँ कि मूल्यांकन के यही कारण होते हैं कि हम छात्र की विभिन्न प्रकार की कमियां, विभिन्न प्रकार के दोष जो होते हैं इस शिक्षण प्रणाली में, तो उन कमियों और दोषों को पता लगा करके हम पुनः उन चीज़ों को सुधारने का प्रयास करते हैं। इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने मूल्यांकन के जो प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले टेस्ट लेते हैं छात्रों का। तो सबसे पहले टेस्ट में दो प्रकार के टेस्ट आते हैं। ये मूल्यांकन के प्रकार नहीं है, मैं प्रकार की बात अभी करूँगा आगे। मैं छात्र का क्या कर रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ। पहला होता है निदानात्मक। ठीक है ना, एक एक करके मैं बताऊंगा और एक एक करके आप समझना। और यूजीसी नेट यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है। ये मान के चलो कि किसी इस टॉपिक में टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत किसी भी टॉपिक से अगर हो सकता है कि किसी टॉपिक से कोई प्रश्न ना पूछा जाए, पर इस एवेल्युएशन वाले टॉपिक से 100% एक से दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो छात्र बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, उनको थ्योरेटिकल में भी पूछा जाता है कि मूल्यांकन क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं, ये कितने टाइप्स का होता है। और आप अगर कंपटीशन में जा रहे हैं, जैसे टेट की या सुपर टेट या सी टेट, किसी के भी उसमें जा रहे हैं, तो उसमें भी इस मूल्यांकन का पूछना प्रश्न जरूर बनता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने सबसे पहले किसकी चर्चा करी, निदानात्मक। इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग। और दूसरा है उपचारात्मक। उपचारात्मक का मतलब होता है रेमेडियल टीचिंग, है ना। एक होता है निदानात्मक और दूसरा होता है उपचारात्मक। अब सबसे पहले हम इसको थोड़ी सी लोकल भाषा में उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। एक उदाहरण दूंगा और वो उदाहरण ऐसा होगा सटीक कि उस उदाहरण के माध्यम से आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। देखिए,
आपने देखा होगा जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपको कोई तबीयत खराब हुई, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। यही तो होता है ना भाई। छात्र को कोई समस्या अगर है, अगर पढ़ने को लेकर की कोई समस्या है, तो अगर वो पढ़ाई से लेकर के कोई समस्या है तो वो टीचर के पास जाएगा, यानी शिक्षक के पास जाएगा। लेकिन अगर उसको कोई शारीरिक प्रॉब्लम्स है, बॉडी में कोई शारीरिक दिक्कत है, तो वो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला डॉक्टर ये होता है जो फिजिशियन होता है, जिसको किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो वो फर्स्ट एड के लिए वो आपको फिजिशियन ही सफिशियंट है। लेकिन कभी कभी ये होता है जब कोई गंभीर बीमारी हो आपके अंदर कोई ज़्यादा समस्या हो, तो आप क्या करते हैं, जो उससे संबंधित डॉक्टर होगा उसी के पास आप जाएंगे। जैसे कोई हार्ट वाला होता है, कोई पेट का होता है, कोई हेड का होता है, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन में आते हैं। ये डॉक्टर कैसे होते हैं? ये स्पेशलाइज होते हैं, यानी विशिष्ट उपचार करने की प्रक्रिया करते हैं। और जो आपके निदानात्मक की प्रक्रिया है, डायग्नोस्टिक टीचिंग है, वो आपके फिजिशियन। जैसे सपोज दैट मान लो आपको कोई फीवर आया या पेट में दर्द हुआ। जब पेट में दर्द हुआ या फीवर आया तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? फिजिशियन के पास जाएंगे। तो जब फिजिशियन के पास गए तो उन्होंने आपके कारणों को जाना, आपकी समस्या को समझा, आपकी समस्या को देखा। जब इन चीज़ों को देख करके, और वो तात्कालिक समस्या का समाधान करता है। कैसा करता है? तात्कालिक, यानी यहाँ शब्द आएगा तत्कालिक समस्या। तत्काल का मतलब है, तत्काल का मतलब आपके कारणों को जान करके, उसने कारण को जाना और तात्कालिक समस्या का समाधान करने के लिए विशेष प्रकार की उसने मेडिसिन दे दी। जब मेडिसिन आपको दे दी तो आपने मेडिसिन खाई, आपको आराम मिल गया, आप ठीक हो गए। जब आराम मिल गया, ठीक हो गए, तो ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया आती है वो इस निदानात्मक के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब जब हम इसकी तरफ चलेंगे, फिर क्या हुआ कि 3 से 4 दिन बाद आपको फिर वही प्रॉब्लम हो गई। जब वही प्रॉब्लम फिर हो गई, अब आपको फिर पेट में वही दर्द हुआ। जब पेट में दर्द हुआ तो अब बताया कि आप ऐसा करिए कि आप उन डॉक्टर के पास ना जा करके अब हम उन डॉक्टर के पास जाएंगे जो वास्तविकता में पेट का ही इलाज करते हैं। तो स्पेसिफिक कंडीशन में जब आप उसके पास गए तो उन्होंने विशेष प्रकार का आपका टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड किया, रिपोर्ट ली, सीबीसी सब कुछ उन्होंने बाकायदा करके पता चला उसमें कि आपको पेट में इंटरनली कोई दिक्कत ज़्यादा है, आपको कोई दिक्कत ज़्यादा है। तो जब हम उन चीज़ों को देख करके, जब दिक्कत ज़्यादा है तो उन कारणों की जानकारी तो हो गई, उन प्रक्रियाओं की उनको जानकारी हो गई टेस्ट के माध्यम से। लेकिन जब उसका इलाज करेंगे तो वो चीज़ें निदान तात्कालिक नहीं होगा, वो होगा धीरे धीरे। यानी कोई चीज़ अगर जानेंगे तो उसका धीरे धीरे तो इलाज होगा। यानी इसमें कारणों को तो पता चल गया, जब कारणों का पता चल गया, उसकी जानकारी हो गई, तो हम उसका इलाज करेंगे धीरे धीरे करेंगे। तो ये एक आपकी सामान्य बात हो गई, और ये आपकी कैसी बात हो गई? सामान्य के बाद ये आपकी हो गई विशिष्ट बात समझने की कोशिश करना है। तो ये सामान्य और विशिष्ट क्या है? सामान्य का मतलब है जब हम किसी चीज को, अब आ जाओ इसमें टीचिंग की प्रक्रिया। जब कभी भी कोई भी शिक्षक किसी भी परीक्षार्थी की, किसी भी छात्र की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम उसकी तात्कालिक समस्या का समाधान करते हैं, उनके कारणों को जानकर, उनकी समस्या को जानकर, उसकी समस्या की जानकारी लेकर अगर हम तात्कालिक समस्या का समाधान कर देते हैं, तो आपका वो कैसा होता है? डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है, यानी निदानात्मक टीचिंग होती है। अब हम जब इसकी बात करते हैं, इसमें और ये खास तौर से हमने बताया कुछ सामान्य बालकों के अंतर्गत आता है, जो सामान्य बालक होते हैं उनके लिए होता है। अब यहाँ पर क्या है, विशिष्ट में क्या है? जब कभी भी कोई भी शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जब उनके कारणों की हम जानकारी कर लेते हैं, जब उनके कारणों की पहचान कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका धीरे धीरे उसमें सुधार करने की प्रक्रिया करते हैं, तो वो प्रक्रिया आपकी रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक के अंतर्गत आती है। और ये खास तौर से विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आती है। विशिष्ट बालक क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत 2 टाइप के बालक आते हैं। एक आता है सामान्य बालक और दूसरा होता है विशिष्ट बालक। सामान्य बालक की संख्या ज़्यादा होती है। आप ऐसे कहिएगा जैसे 100 बच्चे हैं किसी क्लास में, तो जो 100 बच्चे होंगे किसी कक्षा में, तो 100 में 90 बच्चे सामान्य बालक होते हैं और जो 10 बच्चे होते हैं वो विशिष्ट बालक होते हैं। उसमें प्रतिभाशाली बालक होंगे, उसमें अधोगम निर्योग बालक होंगे जो सीखने में थोड़ा देर करते हैं, उसमें विकलांग बालक होंगे, उसमें दृष्टिबाधित बालक होंगे, उसमें पिछड़े बालक होंगे। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं तो
तो वो कक्षा में अगर सामान्य बैठा दिया जाए तो उन्हें बोरिंग फील होती है। वो कहते हैं कि उनको क्योंकि 10 बार बताना पड़ता है। लेकिन ऐसे जो बालक होते हैं इनको 1 से 2 बार 3 बार में समझ में आ जाता है। लेकिन इस टाइप के बालक जो होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं, उनको हम धीरे धीरे किसी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत उनको हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, तो वो प्रक्रिया आपकी रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आती है। तो मुझे लगता है ये दोनों टेस्ट आपको समझ में आ गए होंगे। जब हम इसके आगे की चर्चा करेंगे तो इन चीज़ों को मैं इरेज कर रहा हूँ। जब इसके आगे की चर्चा करूँगा तो इसमें 2 टाइप्स के फिर आपको टेस्ट मिलेंगे। पहला इसमें जो टेस्ट होता है वो होता है एनआरटी, और दूसरा होता है इसमें सीआरटी। अब एनआरटी और सीआरटी क्या होता है इसके बारे में समझ लो। एनआरटी का मतलब होता है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, और इसका मतलब होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में। एनआरटी का मतलब है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट और ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब इसको हिंदी में कहते हैं अगर हम मानक संदर्भित परीक्षण, ठीक है ना, मानक संदर्भित परीक्षण हो गया। दूसरा है निकष संदर्भित परीक्षण, यानी एक होता है मानक संदर्भित परीक्षण जिसको कहते हैं नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, और दूसरा होता है निकष संदर्भित परीक्षण। ये निष्कर्ष नहीं है, निकष है, निकष संदर्भित परीक्षण। इसके बारे में आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा, सामान्य भाषा में भी इन चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा जो आपको आसानी से समझ में आए। मानक संदर्भित परीक्षण जो होता है ये चीज़ जो होती है समूह में होती है। ये होते दोनों समूह में, लेकिन ये समूह में समूह सापेक्षित होते हैं। कैसा होता है? समूह सापेक्षित। समूह सापेक्षित का मतलब क्या है? समूह सापेक्षित का मतलब होता है कि टेस्ट जो होता है, ये परीक्षण जो होता है एक समूह में किया जाता है। और इसमें एक खास बात क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब होता है इसमें जोड़ तोड़ की संभावना होती है। इसमें अप डाउन यानी कम या ज़्यादा करने की गुंजाइश होती है इसमें। लेकिन ये ठीक इसका उल्टा है। ये क्या है? ये समूह में समूह सापेक्षित नहीं होता है, ये समूह में व्यक्ति सापेक्षित होता है। व्यक्ति सापेक्षित कहिए या व्यक्ति सापेक्षित कहिए, कुछ भी कहिए, व्यक्ति का मतलब है इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति सापेक्षित कहेंगे, व्यक्ति सापेक्षित, ठीक है ना। ये होता है समूह में समूह सापेक्षित, और ये जो होता है व्यक्ति में व्यक्तिनिष्ठ सापेक्षित, ऐसे कह देंगे इसको, ठीक है ना, क्राइटेरियन। इसमें लोचशीलता होती है, इसमें कोई चीज़ हम जोड़ सकते हैं, कोई चीज़ घटा सकते हैं, यानी कुछ चीज़ें हम बढ़ा भी सकते हैं और कुछ चीज़ें अपने आप से घटा भी सकते हैं। पर इसमें लोचशीलता बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका मतलब है कि इसमें लोचशीलता होती ही नहीं, ठीक है ना। जब इसमें लोचशीलता नहीं होगी तो फिर जो है ये आपका व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण होता है। अब ये क्या है, जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा दूं इसको कैसे हम समझ पाएंगे। इसमें होता है जैसे आप हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, जैसे आपको पीएचडी में एंट्रेंस देना है, पीएचडी में जाना है, तो पीएचडी में कोई एक बच्चा तो जाता नहीं, पीएचडी में तो बहुत सारा समूह जाता है, फॉर्म विभिन्न प्रकार के फॉर्म पहुँचेंगे। जब विभिन्न प्रकार के फॉर्म पहुँचेंगे तो वहाँ एक टेस्ट होता है, एक परीक्षा होती है। तो वहाँ परीक्षा में मान लो उसमें 150 प्रश्न पूछे गए, और वो मैंने मानक जो बनाया वहाँ से मानक बनाया है कि जिन छात्रों के 90 प्रश्न सही हैं उनका ही इसमें सिलेक्शन होगा और वगैरह इसमें नहीं होगा। अब वहाँ पर सीटें हैं आपकी 80। कितनी सीटें? ये आपकी सीटों की संख्या है, यानी एडमिशन जो लेना है, एडमिशन जो होना है उसमें 80 सीटें हैं, और इसमें 90 नंबर जो छात्र लाएगा या छात्रा लाएगी तो उसको जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हुआ क्या, जब इस प्रकार की चीज़ों को देखा तो जो 90 जो नंबर लाए थे वो बच्चे 70 बच्चे 90 नंबर लाए, ठीक है ना। जब 70 जो बच्चे हुए, 70 बच्चों ने पास आउट किया उस परीक्षा को, तो जो 70 बच्चों ने 90 नंबर ला करके पास हो गए, तो उन 70 का तो एडमिशन होगा। अब वहाँ सीटें बच गई आपकी कितनी? 10। जब ये 10 सीटें बच गई तो वहाँ हमने लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी, क्या कि मेरिट को कर दिया डाउन।
जहाँ 90 नंबर में कट ऑफ रखा था उसको मैंने 85 नंबर कर दिया, यानी 85 जिसके नंबर होंगे तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जब हमने 90 की जगह 85 कर दिया तो ये क्या हो गई, ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। मैंने अपने आप से इन चीज़ों को घटा बढ़ा दिया। तो जब घटाया तो ये 85 जब हो गए तो वो 10 जो बच्चे शेष बचे थे उनका भी यहाँ एडमिशन हो गया। तो ये टोटल कितने हो गए, 80। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब कभी भी कोई भी शिक्षक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में है, वहाँ पर समूह सापेक्षित टेस्ट करता है, समूह में समूह सापेक्षित टेस्ट लेता है और उसमें लोचशीलता होती है। तो इस प्रकार का जो परीक्षण होता है वो आपका मानक संदर्भित परीक्षण होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब इधर चलेंगे थोड़ा सा, निकष क्या है। निकष में ये हमने लिखा, इसमें समूह में व्यक्तिनिष्ठ सापेक्षित, यह व्यक्तिगत बात होती है। जैसे समूह में होता तो समूह में ये भी है, जैसे आप कक्षा 10 में पढ़ा रहे हैं तो जब कक्षा 10 में छात्रों की संख्या 100 है तो वो समूह हो गया। अब उसमें व्यक्ति सापेक्षित क्या होता है, जैसे उसमें राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, मधु पढ़ रही है, गोपाल पढ़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के छात्रों के नाम मैंने जो लिए हैं, ये लोग सब उसी कक्षा में बैठे हैं, तो है तो वो समूह। और समूह में राम के ने क्लास टॉप किया, तो राम ने जब क्लास टॉप करके उसमें 90% नंबर लाए और दूसरे बच्चे के उसमें 80% आए, किसी के 50% आए, तो उसमें क्या है, लोचशीलता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के में भी आप जोड़ घटा ना कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो लोचशीलता तो वहाँ होगी नहीं। अब तो ये कहेंगे कि राम की उपलब्धि श्याम की उपलब्धि से ज़्यादा है, क्यों, उसके ज़्यादा मार्क्स हैं। तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिगत बात हो गई। ये ऐसा तो नहीं है वहाँ कि राम के नंबर को उठा के हम श्याम में लगा दें या श्याम के मोहन को दे दें, ऐसा तो होगा नहीं। तो वहाँ लोचशीलता बिल्कुल भी नहीं होती है, वहाँ जोड़ और घटाने की स्थिति नहीं बनती है, वहाँ व्यक्तिनिष्ठ बात होती है। यानी अगर राम ने टॉप किया है तो राम की उपलब्धि ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि राम की उपलब्धि उसमें। तो इस प्रकार की जो शब्दावलियाँ आती हैं कि राम की उपलब्धि श्याम से अलग है, तो इस प्रकार की जो वर्ड मीनिंग्स रहेंगी तो वो निकष संदर्भित के अंतर्गत आती हैं। तो मुझे लगा कि आपको ये मानक संदर्भित परीक्षण और ये आपका निकष संदर्भित परीक्षण, ये आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। मैंने 2 टाइप पहले बताए, निदानात्मक परीक्षण और एक उपचारात्मक परीक्षण, और 2 मैंने ये बता दिए। अब ये टाइप्स नहीं है, ये आप बिल्कुल भी नहीं अभी कहेंगे कि ये मूल्यांकन के मैं प्रकार की चर्चा कर रहा हूँ, ये मैं टेस्ट बता रहा हूँ। ये 2 टेस्ट ये हो गए और 2 टेस्ट वो हो गई, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम जब इसके आगे की चर्चा करेंगे तो इसके आगे की चर्चा में मैं बता रहा था आपको मूल्यांकन के बारे में। तो मूल्यांकन जो चीज़ें होती हैं वो इसीलिए की जाती हैं कि छात्र के कमियों का पता लगाया जाता है, उनके दोषों का पता लगाया जाता है, उन कमियों और दोषों को दूर करने के लिए हम मूल्यांकन कार्य करते हैं। और मूल्यांकन जो है सबसे पहले 2 टाइप का होता है, ये आप प्रकार की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये जो मूल्यांकन है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा होता है गुणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। एक होता है क्वालिटेटिव यानी गुण की, क्वालिटी की बात कर रहा है। एक होता है क्वांटिटेटिव यानी एक क्वांटिटेटिव होता है। परिमाणात्मक को हम मात्रात्मक भी कह सकते हैं, मात्रात्मक, ठीक है ना। परिमाणात्मक को मात्रात्मक भी कहते हैं और ये गुणात्मक का हो गया। कहने का मतलब एक को क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक क्वालिटेटिव होता है और दूसरा होता है, इसकी अंग्रेजी है क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। ये संख्या के आधार पर होता है, ठीक है ना, ये संख्या के आधार पर होता है, ठीक है ना। और ये आपके गुणों के आधार पर होता है, आपके गुण क्या है उसके आधार पर ये होता है। बात समझ गए होंगे। सामान्य भाषा में अगर मैं इस चीज़ को कहूँ कि ये जो है आपकी संख्या के आधार पर और ये आपकी गुणों के आधार पर। अब संख्या क्या है, जैसे संख्या ये है कि जैसे किसी छात्रा ने हाई स्कूल में यानी 10वीं की परीक्षा में 90% नंबर लाए, तो वो नंबर के आधार पर ही तो मूल्यांकन होगा। 90% नंबर आए तो हम ये कहेंगे ये छात्र अच्छा है। और एक उसी कक्षा में एक छात्र के नंबर 50% आए तो हम कहेंगे ये छात्र इसकी अपेक्षा ये कम अच्छा है। यही तो बात होती है ना। कहने का मतलब जब हम कोई भी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत जब कभी भी हम संख्या के आधार पर यानी परसेंटेज के आधार पर यानी नंबरों के आधार पर
यानी जो नंबर होते हैं, अब जब 90% नंबर आए हैं तो उसकी नंबरों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जो नंबरों के आधार पर हम उनकी परसेंटेज के आधार पर जब हम किसी छात्र का मूल्यांकन करते हैं तो वो आपका क्या होता है, परिमाणात्मक मूल्यांकन होता है। ये मूल्यांकन आपको समझ में आ गया। अब ये है गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन में आप मुझे बताइए आपके गुण जो होते हैं, जैसे ईमानदारी, ठीक है, या आपकी सत्यता, ये आपको क्या बताती है, सत्यता आपके गुणों को तो बताती है ना, आपकी विशेषताओं को बताती है। तो ये क्या चीज़ है, ये संख्या के आधार पर नहीं होते, ये आपके गुणों के आधार पर होते हैं। तो इस टाइप का मूल्यांकन जो होता है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब कभी भी हम इन ईमानदारी या आपकी सत्यता, इन चीज़ों की परख करते हैं, इन चीज़ों की जानकारी करते हैं, तो इस प्रकार का मूल्यांकन होता है, गुणात्मक मूल्यांकन होता है, जिसे क्वालिटेटिव मूल्यांकन हम कहते हैं। इसे क्वांटिटेटिव कहते हैं, इसे क्वालिटेटिव कहते हैं। तो ये दो टाइप्स के मूल्यांकन आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपके मूल्यांकन के प्रकार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। पहला आपका परिमाणात्मक और दूसरा आपका गुणात्मक। मैं एक बार फिर इस चीज़ को कहता हूँ आपको फोर्सली कि ये चीज़ें जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये उन छात्रों के लिए ज़रूरी है जो छात्र बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं। वहाँ थ्योरेटिकल में भी पूछ दिया जाता है कि मूल्यांकन क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये इनके क्या प्रकार हैं, ये वगैरह चीज़ें जो है वहाँ पूछ दी जाती हैं। और जब किसी ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में अगर बैठेंगे तो यहाँ 100% 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी कक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे यूजीसी नेट की बात करो, चाहे आप डीएलएड की बात करो, चाहे आप बीएड की बात करो, चाहे आप एमएड की बात करो, ये पोर्शन जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये हर जगह पूछा जाता है। और मूल्यांकन मैंने पहले भी कहा है कि मूल्यांकन केवल शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही, उसके साथ जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे तो वो अपने जीवन में भी ये मूल्यांकन कर लेना चाहिए। मूल्यांकन से हमें यही पता चलता है कि हम कितने गहरे पानी में जा रहे हैं, क्या मेरे अंदर कमियां आ रही हैं, क्या मैं सुधार करने की कोशिश करूं, उन कमियों, उन दोषों को कैसे पता लगाया जा सकता है, इसी मूल्यांकन के द्वारा। जब हम मूल्यांकन के द्वारा इन कमियों, इन दोषों को पता लगा लेते हैं, उनकी जानकारी कर लेते हैं, तो धीरे धीरे उन चीज़ों को हम समझ करके, जान करके अपनी चीज़ों में बदलाव करते हैं। और बदलाव करने के बाद एक ऐसे मुकाम पर हम पहुंच जाते हैं कि वो चीज़ें मेरे लिए उपयोगी हो जाती है। तो इसलिए आज हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा कर रहा था कि मूल्यांकन। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 2 टाइप्स के मूल्यांकन है। अभी मैं आगे करूँगा यूजीसी कैसे प्रश्न पूछता है, वो हम चीज़ों को फिर बताऊँगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वहाँ, और इसमें कई टाइप के मूल्यांकन हैं। तो हम एक एक की चर्चा करते हुए, एक एक को पढ़ाते हुए, एक एक को समझाते हुए आगे की तरफ चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, इसी मूल्यांकन को टॉपिक को लेकर के, विशेष प्रकार की विषय वस्तुओं लेकर के आऊँगा, बताऊँगा, सिखाऊँगा, समझाऊँगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।